हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हो आप? शायद सब अच्छे होंगे। तो एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है, तो मैं आज कक्षा 8 विषय विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ, अर्थात एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ। हो सकता इस पेपर में से आपके 80% प्रश्न आ जाएं तो बहुत अच्छी बात होगी, और मैं यही कामना करता हूँ और आपके उज्जवल भविष्य कामना करता हूँ कि मैं जो भी पीडीएफ डालूँ यूट्यूब पर, वो आपके लिए कारगर सिद्ध हो, और मैं जो भी प्रश्न लेके आऊँ वो आपके मार्क्स बढ़ाने में शायद मदद कर दे। तो ये एक मॉडल पेपर है विज्ञान का। तो आप इस मॉडल पेपर को लगातार पढ़ना है, कंटिन्यू कंटिन्यू कैसे पढ़ना, अर्थात आप यूट्यूब पर लगातार देखना। ये नहीं कि दो प्रश्न देख लिए उसके बाद में आपने यूट्यूब को बंद कर दिया, वीडियो बंद कर दिया, तो कुछ भी समझ में आने वाला है नहीं। यदि आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आप मेरे वीडियो में लगातार बने रहना। और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलो, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि नहीं तो वीडियो लंबा ज़्यादा हो जाएगा। हमें वीडियो शॉर्ट ही रखना है, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो बच्चे बोरिंग हो जाएंगे, पढ़ेंगे नहीं। ठीक है ना? तो इसमें कुछ प्रश्न है, उसके मैं उत्तर दे दूंगा, और बाकी आप खुद हल करना। ठीक है? और हल आप अपने रफ रजिस्टर में करना। ठीक है? रफ रजिस्टर लेना, उसमें हल करना, लिख लेना नोटबुक में या अपनी पासबुक में लगा सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं। लिख लिख के याद करो तो बहुत अच्छी बात होगी। तो सारे प्रश्न के आंसर मैं नहीं बताऊँ, कुछ प्रश्न हल करके आपको बताऊँगा। जैसे 1 से 8 तक ये तो हल करने ही है हमें। ये है ऑब्जेक्टिव टाइप है क्वेश्चन। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि निम्न में से एंटीबायोटिक नहीं है। तो देखो, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, लेकिन राइजोबियम नहीं है। कौन सा नहीं है? राइजोबियम। ठीक है? ओके। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि पचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र में साल एवं जंगली आम के पेड़ विशेष रूप से पाए जाते हैं। ये वनस्पति जात में किसका उदाहरण है? तो इसमें स सही है। क्या है? स सही है इसमें। ठीक है? ठीक है, इसमें क्या है? स सही है। याद रहना स को। ठीक है ना? विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज। ओके। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, साइकिल के हैंडल साइकिल के हैंडल एवं रिम साइकिल के हैंडल एवं रिम को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का लेपित? तो इसमें है क्रोमियम। कौन सी है? क्रोमियम। ओके। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, किसी आवेशित वस्तु के आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया, उसका नाम है, क्या नाम है उसका? यह है भू संपर्कण। भू संपर्कण का अर्थ होता है अर्थिंग। क्या होता है? अर्थिंग। ठीक है? उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, थैलियों में आने वाला दूध संदूषित नहीं होने का कारण है। उसका कारण है यही है कि उसको हम करते हैं पाश्चुरीकरण। क्या करते हैं? पाश्चुरीकरण। ठीक है? ये एक मिनट दोबारा बताऊँ आपको मैं। उसको बोलते हैं पाश्चुरीकरण। देखो, पाश्चुरीकरण का अर्थ होता है कि दूध को हम 70 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं 30 मिनट तक, फिर उसको ठंडा करते हैं, फिर गर्म करते हैं, फिर ऐसे ये प्रक्रिया 2-3 बार दोहराई जाती है। उसके बाद में थैलियों में भर देते हैं। ठीक है ना? और थैलियों में भरकर फिर उसको कई दिनों तक हम सुरक्षित रख सकते हैं और यूज ले सकते हैं। ठीक है? अगला क्वेश्चन है, जब किसी व्यक्ति के वस्त्र आग पकड़ लेते हैं तो आग बुझाने के लिए उपयुक्त होता है। देखो, पेट्रोल डालना बिल्कुल ही कतई नहीं होता है, अल्कोहल डालना भी नहीं होता है, डीजल डालना, आग तेज़ हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा? कंबल डालना। कौन सा हो जाएगा? कंबल डालना। ठीक है?
कंबल डालना, ये वाला, ये ठीक है, कंबल से ढक देना, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, आग बुझ जाएगी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ट्रैफिक सिग्नल लाइट में प्रकाश के लिए एलईडी का उपयोग बढ़ रहा है क्योंकि ये अधिक महंगा है, ये भी नहीं है, इसमें अधिक ध्यान की आवश्यकता होती है, ये भी नहीं है, और उसके बाद ये है अधिक अवधि तक कार्य करता है, ये सही है इसका, ये क्या है इसका एब्सोल्युटली कंप्लीट, ठीक है, ये है अधिक अवधि तक कार्य करता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, विश्व उष्णन के प्रभाव से क्या होता है, देखो समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, दोनों ही सही है, इसमें सही होगा, कौन सही होगा, सही, इसमें कथन एक में दोनों सत्य हैं। देखो विश्व उष्णन का मतलब आप शायद जानते होंगे कि भूमि के तापमान में वृद्धि, जिसको बोलते हैं वैश्विक उष्णन या ग्लोबल वार्मिंग। अब ये ऐसे भी हो सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं, तो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को या विश्व के तापमान में वृद्धि को ही हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये क्यों होता है, जब हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता हो जाती है तो इसका मुख्य कारण वही है, जिससे बर्फ पिघलेगी, हिमनत पिघल जाएंगे, और क्या, हिमनत का मतलब बर्फ। अब आता है सेक्शन बी, देखो पेट्रोल के कोई दो उपयोग बताइए, देखो आपको ही बताना है, ठीक है, पेट्रोल के कोई दो उपयोग, ठीक है ना, देखो ईंधन के रूप में, और एक देखो जो पेट्रोल होता है ना, पेट्रोल होता है ना, पेट्रोल, तो उसको ईंधन के रूप में, और किस में ईंधन के रूप में, फ्यूल के रूप में, गाड़ियों में, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, अंडपरजक एवं जरायु जंतुओं में अंतर स्पष्ट कीजिए या अंतर लिखिए। देखो अंडपरजक वे जंतु जो अंडे देते हैं, उदाहरण के लिए जैसे चिड़िया है, कबूतर है, कैमेडिया, कुछ भी पक्षी आगे, जरायु यानी वे जंतु जो सीधे ही बच्चे उत्पन्न करते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, मनुष्य। अगला क्वेश्चन, जल की मितव्ययता से उपयोग करने के लिए सिंचाई की कौन सी विधियाँ काम में ले सकते हैं, तो ये हमें पता है कौन सी विधियाँ काम में ले जाती है, एक तो ड्रिप तंत्र है ना, और एक है छिड़काव तंत्र, दोनों ही आप पढ़ लेना, इसको अपनी नोटबुक में उतार लेना, ओके। उसके बाद में ट्रैक्टर के टायरों में अधिक बड़े खांचे क्यों बनाए जाते हैं, देखो एक तो घर्षण कम हो जाए, एक वो क्या होता है कि खांचे बनाने से क्या होता है कि वो एक रेत में धंसते नहीं है, और जब टायर चलेगा ना तो आसानी से वो क्या कि मतलब आसानी से चल सके, दबाव कम रहे टायरों का। बाकी आप पढ़ लेना, इतना टाइम थोड़ी है मेरे पास, है ना, क्योंकि इतना टाइम लगाऊंगा तो फिर ये 2 घंटे लग जाए इस पेपर में। अगला है निम्नलिखित कथनों के सामने दिए गए क्वेश्चन को सत्य अथवा एफ यानी ट्रू और फॉल्स बताना है, सत्य और असत्य बताने। देखो पहला है कि मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को प्रश्न कहते हैं, क्या सही है, नहीं, प्रश्न मतलब प्रभाजी आसमन कहते हैं, क्या बोलते हैं, प्रभाजी आसमन, ये पेट्रोलियम अलग करने की विधि को बोलते हैं, तो गलत है, पहले में एफ हो जाएगा। एलपीजी गैस का उपयोग घरों उद्योगों में बिल्कुल कहता है, ये सही है, टी है इसमें। पेट्रोल डीजल बचाने के लिए गाड़ी बहुत तेज चलानी चाहिए, नहीं कभी नहीं चलानी चाहिए तेज, है ना, तो ये भी फॉल्स है। पेट्रोल के विभिन्न संगठनों को पृथक करना कार्बनिक, नहीं ये भी फॉल्स है, ये भी गलत है, 2 सही 2 गलत है, ओके। उसके बाद में है 240 एक क्या है, 240 खरपतवारनाशी वो होता है जो घास होता है ना, घास को नष्ट करते, खरपतवार किसे कहते हैं, खरपतवार का आपको मैं बता दूं, मतलब कि हमारी जो फसल होती है, फसल के साथ उगे हुए अवांछित पौधे, ठीक है ना, उसको खरपतवार कहते हैं। खरपतवार नष्ट करना क्यों आवश्यक है, यदि हम खरपतवार को नष्ट नहीं करेंगे तो खनिज लवण और फसल वो ले लेंगे और फसल कमज़ोर हो जाएगी, पौधे कमज़ोर हो जाएंगे, ओके। तथा कृषि औजार, ये इसमें कुदाली और सीड्रिल, उर्वरक नहीं है। खाद की अपेक्षा उर्वरक में जल धारण क्षमता कम होती है, ओके। मिट्टी में पोषकों की पूर्ति द्वारा की जाती है, सिंचाई द्वारा नहीं। फसल चक्र किसे कहते हैं, फसलों को बदल बदल के बोने की प्रक्रिया को ही फसल चक्र कहते हैं। उदाहरण के लिए आपको मैं बता दूं, जैसे इस बार हमने ग्वार बोया तो अगली बार हमें बाजरा बोना चाहिए, उससे हमारे इस मिट्टी के जो पोषक तत्व है उसकी निरंतरता बनी रहती है, उसे ही फसल चक्र कहते हैं। फसल चक्र से ही मिट्टी में पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। एक बार फिर बता दूं, फसल चक्र किसे कहते हैं,
फसलों को बदल बदल के बोने की प्रक्रिया ही फसल चक्र कहलाता है या फसल चक्र कहते हैं। ओके। वायु में सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड फसल एवं भवनों के लिए किस प्रकार हानिकारक है वायुमंडल में, क्योंकि इनसे क्या होती है, अम्ल वर्षा होती है। ठीक है, बाकी आप पढ़ लेना, लगा लेना प्रश्न। मोमबत्ती एवं कोयले के जलने में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखो आपको बता दो, मोमबत्ती एवं कोयला, कोयला है वो भौतिक परिवर्तन है, मोमबत्ती उसमें भौतिक और रासायनिक दोनों हैं। दोनों इसलिए हैं कि मोमबत्ती जब जलती है तो कुछ मोम है वो, जैसे उसमें बत्ती है, मोमबत्ती है, उसमें जो धागा है उसमें तो जल जाएगा, तो वो तो रासायनिक परिवर्तन हो गया, दोबारा उसका धागा बन नहीं सकता। कुछ मोम वाष्पीकृत हो जाएगा, लेकिन पूरा मोम पिघलने के बाद में पूरा नष्ट नहीं होगा, कुछ उसका अवशेष बच जाएगा जिसे हम पुनः मोमबत्ती बना सकते हैं, वो मोम काम ले सकते हैं। जबकि कोयला है, कोयले जलने के बाद में राख होती है, राख से हम दोबारा कोयला नहीं बना सकते, क्योंकि यह रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। इसका उदाहरण एक और होता है, जैसे दूध से दही बनना। अगर दूध से दही बन गया तो क्या हम दही से दूध बना सकते हैं? नहीं, उसमें नया पदार्थ बनता है। जो मूल पदार्थ जो होता है उससे पूर्णतः क्या होता है, भिन्न। बाकी आप पढ़ लेना। गायट रोग से क्या अभिप्राय है, यानी वह रोग गले का रोग, यानी हमारे शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन कमी से होने वाला रोग, जिसमें आयोडीन तत्व की कमी हो जाती है, गले का रोग है। अगर यदि हम आयोडीन युक्त नमक नहीं खाते हैं तो ये रोग हो सकता है, गाइटर, गला सूज जाता है। तो थायरोक्सिन हार्मोन कमी से होता है। थायरोक्सिन हार्मोन यदि हमारे शरीर में कम बनता है तो आयोडीन की कमी हो जाएगी। कोई ये मत बोलना कि सर आप जल्दी बता रहे हो, क्योंकि मैं जल्दी बताऊंगा, है ना, क्योंकि समय ज़्यादा लग जाएगा, फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। किशोरावस्था में लड़कों की आवाज़ भारी होने का कारण है, किशोरावस्था में जो लड़के होते हैं उसमें वृषण से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन जो होता है ना, ये लड़कों में गौण लैंगिक लक्षणों का विकास करता है, जैसे दाढ़ी मूंछ आना है, आवाज़ का भारी होना। उसके विपरीत जो लड़कियां होती है उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो प्रकार के हार्मोन बनते हैं। ठीक है, तो एस्ट्रोजन बनता हार्मोन जो बनता है ना, वो अंडाशय से स्रावित होता है, जिससे लड़कियों की आवाज़ सुरीली होना, ठीक है ना, यानी कि आवाज़ बारीक होना, त्वचा का मुलायम होना। ओके, आप बाकी आप पढ़ लोगे। घर्षण बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर। देखो, घर्षण बल होता है वो दो वस्तुओं के मध्य, यानी दो वस्तुओं के या जैसे दो वस्तु होती हैं, जैसे उदाहरण के लिए मैं बता दूँ आपको, मैं इसका उदाहरण से, जैसे हम खड़े हैं पृथ्वी पर, ठीक है ना, तो एक वस्तु हम हो गई, पृथ्वी हो गई, तो हमारे और पृथ्वी के मध्य जो बल लगता है, यानी संपर्क क्षेत्र के मध्य जो बल लगता है उसे ही घर्षण बल कहते हैं। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल तो पृथ्वी के द्वारा लगाया जाता है, जब हम कोई भी वस्तु ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो नीचे आ जाती है, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आती है। गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? ग्रेविटेशन फोर्स, है ना, कि पृथ्वी द्वारा लगाए गए बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ओके, बाकी तो समझदार हो ही, पढ़ लेना। वायुमंडलीय दाब को सच्ची तरह समझे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद में कॉलम ये मिलाई दोगे आप। जैसे अमीबा है, अमीबा में तो है द्विखंडन होता है, हाइड्रा में मुकुलन होता है, मेंढक में कांत्र होता है, उसके बाद जरायुज शिशु का जन्म। फिर बता दूं एक बार, अमीबा द्विखंडन, हाइड्रा मुकुलन, मेंढक कांत्र, जरायुज शिशु का जन्म। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। नींबू रस विद्युत का चालक होता है, ये प्रयोग द्वारा समझाइए। नींबू रस में क्या होता है, हमें पता है कि अम्ल होता है, अम्ल विद्युत का क्या होता है, चालन करता है। बाकी आप पढ़ लोगे अपनी बुक से, प्रश्न लगा लेना, ये बारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई ये मत सोचना कि, है ना, सर ने पागल बना दिया, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। हाँ, बहुत मेहनत लगती है इनको बनाने में। अगला है निर्वात ठोस द्रव गैस, उक्त माध्यम को ध्वनि के संचरण के अवरोही क्रम होता है, वो घटता क्रम होता है। तो अब हमें घटता क्रम है तो हमें पहले क्या करना, हमें सबसे पहले ठोस ले लो, उसके बाद द्रव ले लो, फिर गैस ले लो, फिर निर्वात में सबसे कम होता है। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आप भूकंप आने पर घर के बाहर तब आप अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, इसका तर्क सहित उदाहरण जी। भूकंप अगर आ जाए तो घर में तो अंदर थोड़ी रहेंगे, अंदर से हो सकता है ऊपर से कोई पत्थर गिर जाए, ऊपर से पट्टी गिर जाए, कोई गटर गिर जाए, है ना, मर जाएंगे हम। तो बाहर सुरक्षित जगह बैठ जाए किसी टेबल के नीचे, ठीक है। बाकी आप पढ़ लेना। आधुनिक जीवन में परिवर्तन और अपरिवर्तन के सिद्धांतों का प्रयोग किस प्रकार हमारी सुविधाओं को बढ़ाता है, तर्क सहित उत्तर दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आधुनिक जीवन में परावर्तन। देखो, परावर्तन से ही ध्वनि जैसे हम कहीं बोलते हैं, है ना, बड़े बड़े होते हैं ना, जैसे जहाँ पर संगीत के जो होते हैं ना, वो गायक कलाकार अपना रिकॉर्ड करते हैं, तो वहाँ पर ध्वनि का परावर्तन होता है, जिससे
ध्वनि का काफ़ी क्या होता है, साउंड बन जाती है ना। एक बार हलो करते हैं तो हलो हलो कई बार सुनता है, ठीक है ना। बाकी आप पढ़ लेना। खंड है, यदि कील के नुकीले भाग को चपटा बना दिया जाए तो बल और दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि तो बल और दाब पर क्या प्रभाव, यदि हम कितना ही बल लगा दो, यदि हम कील को चपटा बनाएंगे तो बल और दाब दोनों ही कम लेंगे ये। क्यों? क्योंकि उसका क्षेत्र बढ़ गया और क्षेत्र पर बढ़ने से दाब कम लगता है। इसीलिए कील को आगे से नुकीला बनाया जाता है। कील का चपटा भाग तो उसे अगर दीवार में ठोकेंगे तो ठुक जाएगी? बिल्कुल नहीं ठुकेगी, क्योंकि उसका क्षेत्र बढ़ गया और क्षेत्र पर बढ़ने से दाब नहीं लगेगा। इसका कारण जो कील जो होती है ना, उसके उसका जो नुकीला भाग है उससे में यदि उस भाग को दीवार को ठोकेंगे तो आसानी से वो अंदर धंस जाएगी, ठुक जाएगी। कारण क्या है? उसका नुकीला भाग, उसका एरिया यानी क्षेत्रफल कम है, और क्षेत्रफल कम होता तो दाब अधिक लगेगा, ठीक है ना। दाब है अधिक लगेगा, ठीक है ना। और बल भी कम लगेगा। और यदि चपटा भाग तो बल कितना लगा तो चाहिए वो आसानी से अंदर नहीं ठुकेगी। क्यों नहीं ठुकेगी? उसका एरिया ज़्यादा है। उसके बाद में वायुयान की आकृति पक्षी के समान क्यों बनाई जाती है? क्योंकि जैसे पक्षी होता है वो आसानी से उड़ता है ना, यानी घर्षण बल कम करने के लिए, घर्षण बल कम करने के लिए उसको विशेष डिज़ाइन से बनाया जाता है। उसके जो हवा आती है ना वो आसानी से ऊपर से गुजर जाए, नहीं तो आग लग जाएगी उसमें, ठीक है ना। कि वो हवा का घर्षण पर बहुत भयंकर होता है, आग लग सकती है, इसलिए विशेष डिज़ाइन से उसको बनाया जाता है, ठीक है ना। ओके। उसके बाद में तो ये क्वेश्चन हो गए शायद कंप्लीट पूरे, ठीक है ना। तो ये था हमारा आज के हमारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये प्रश्न है आपको डेली का एक मॉडल पेपर मिल जाएगा आपको, ठीक है। डेली का एक मॉडल ज़रूर मिलेगा आपको, है ना। आप तो पढ़ते जाना और इनको अपनी नोटबुक में लिखते जाना, ओके। लेकिन ये मत नज़रअंदाज मत करना, मेरी वीडियो को ज़रूर देखना आप, है ना। एक बार ज़रूर देखना, ठीक है ना। चाहे आप जल्दी जल्दी देख लेना, लेकिन देखना ज़रूर मेरे वीडियो को, ठीक है ना। और लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए।